नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है कृष्णा मिश्रा। दोस्तों, हम लोग केबीएस 2023 एग्जाम के लिए पेडागोजी सेक्शन का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास इतना समय नहीं है कि सब कुछ पढ़ें, इसलिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका रिवीजन कर ले और जो चीजें नहीं जुड़ी हैं, जो सिलेबस में आपके नया टॉपिक जुड़ा है, उस सिलेबस को, उस टॉपिक को जरूर पढ़ के जाएं, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज्यादा है। इसलिए कल हमने क्या कराया था, आपको FLN और निपुण मिशन का रिवीजन कराया था। मात्र 30 मिनट के वीडियो में उन दोनों टॉपिक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है और उस टॉपिक से, उन दोनों टॉपिक से कम 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो उस टॉपिक को अगर आपने नहीं देखा है तो एक रिवीजन के तौर पे वो 30 मिनट वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। वहां से क्वेश्चन बनने की संभावना खूब है, क्योंकि वो सभी चीजें नई हैं। ठीक है, उसी तरीके से आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे NEP 2020 यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। ये क्यों लाया गया, इसको लाने की जरूरत क्या पड़ी, इसमें क्या क्या चीजें प्रावधान किया गया है, क्या क्या चीजों को जोड़ा गया है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का ये वीडियो भी आपके केबीएस एग्जाम के लिए, चाहे आप TGT देने जा रहे हो, चाहे PGT देने जा रहे हो या आप PRT देने जा रहे हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। NEP 2020, ठीक है, जैसा कि नाम से ही पता चला है कि 2020 में इसे लाया गया था केंद्र सरकार के द्वारा। आखिर ये NEP लाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो देखिए दोस्तों, इसके पहले जो हमारी जो शिक्षा नीति थी वह कौन सी थी? तो 1986 में शिक्षा नीति लाया गया था। ठीक है, और आज इसमें वर्तमान में क्या चल रहा है? 2023 चल रहा है। यानी इतना पुरानी शिक्षा नीति, 1986 की शिक्षा नीति आज के समय में उतना रेलिवेंट नहीं था, इसीलिए इसमें सुधार की जरूरत पड़ी। और ये जो 1986 की शिक्षा नीति थी, यह 10+2 पे काम करती थी, यानी 10+2 पे काम करती थी। लेकिन जो नई शिक्षा नीति है उसको 4 स्टेजेस में बांटा गया है, 5+3+3+4। अब ये 5+3+3+4 क्या है, इसमें क्या क्या प्रावधान किया गया है, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन जो पुरानी शिक्षा नीति थी वो आज के समय में रेलिवेंट नहीं रह गई थी, इसलिए हमें नई शिक्षा नीति लाना पड़ा। ठीक है, और पुरानी शिक्षा नीति कहीं ना कहीं रटने पे ज्यादा फोकस करती थी, क्योंकि बोर्ड एग्जाम इसमें होते थे और इसके थ्रू जो बोर्ड एग्जाम होते थे वो काफी टफ होते थे, इसलिए बच्चा रटने की कोशिश करता। इसलिए नई शिक्षा नीति लाया गया कि भाई बच्चा रटे नहीं, समझे और उसके साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा ले, उसके साथ साथ खेल कूद में भी हिस्सा ले, इसीलिए नई शिक्षा नीति लाया गया था। और ये जो शिक्षा नीति है वह किस मंत्रालय के अधीन काम करता था? पहले मानव संसाधन मंत्रालय के तहत काम करता है। लेकिन जैसे ही नई शिक्षा नीति आई, मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो मानव संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत शिक्षा नीति को चलाया जाता था, लेकिन नई शिक्षा नीति 2020 लागू होने के बाद इस मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो पहला तो क्वेश्चन यही बनेगा कि NEP 2020 के अनुसार मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो आप बताएंगे शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ठीक, अब यह नई शिक्षा नीति है क्या? तो यह नीति उच्च शिक्षा को अपनी भाषा में, यानी कि आप अपनी भाषा में, जैसे कि अभी आपने सुना होगा कि मध्य प्रदेश एक पहला राज्य बना है जो मेडिकल की पढ़ाई को हिंदी में करने के लिए अनिवार्य कर दिया, मतलब हिंदी में भी आप मेडिकल की पढ़ाई कर सकते हैं। इसलिए यह किसके द्वारा, किससे संभव हुआ है? तो नई शिक्षा नीति के द्वारा संभव हुआ है। क्योंकि देखिए, नई शिक्षा नीति को लागू करने वाले पहला राज्य क्या है? तो कर्नाटक और मध्य प्रदेश ही है। ठीक है, और मध्य प्रदेश में मेडिकल की पढ़ाई अब किसके द्वारा होगी? तो हिंदी माध्यम में भी होगा। तो यह नीति इसीलिए लाई गई थी कि इसमें उच्च शिक्षा को अपनी भाषा में पढ़ने के लिए स्वतंत्र होंगे। पहले क्या होता था? पहले आप मेडिकल की पढ़ाई इंग्लिश में ही करना होता था। उसी तरीके से इंजीनियरिंग की पढ़ाई, चाहे आप यूपी बोर्ड से हो, CBSE बोर्ड से हो, ICSE बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से हैं, आपको किसके साथ करना पड़ता है? इंग्लिश के साथ ही करना पड़ता था। लेकिन नई शिक्षा नीति में यह बदलाव किया गया है कि आपको अपनी भाषा के अनुसार आप किसी भी फील्ड की पढ़ाई कर सकते हैं। तो यह नीति क्या करती है? तो उस शिक्षा को अपनी भाषा में पढ़ने की स्वतंत्रता देने के साथ ही बच्चों को कला और खेल कूद के क्षेत्र में बढ़ावा देती है। पहले हम लोग कहते थे ना कि खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। लेकिन जो नई शिक्षा नीति आई है वह खेल कूद को भी बढ़ावा देती है, बस सिर्फ पढ़ने को ही बढ़ावा नहीं देती। ठीक, और इस नीति के अंतर्गत सरकार के द्वारा कई महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जिसमें वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात, यानी कि ग्रॉस
इनरोलमेंट रेशियो यानी कि GER को 100% करने का लक्ष्य रखा गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि NEP 2020 के अनुसार किस वर्ष तक सकल नामांकन अनुपात यानी कि ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो 100% करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो आप बताएंगे 2030 तक निर्धारित किया गया है। और इसमें इस नीति के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र एवं राज्य सरकार की मदद से GDP का 6% हिस्सा, कितने प्रतिशत हिस्सा? तो GDP का 6% हिस्सा व्यय करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि NEP 2020 के तहत GDP का कितना प्रतिशत हिस्सा शिक्षा पर व्यय किया जाएगा? तो आप बताएंगे 6% हिस्सा व्यय किया जाएगा। और नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत शैक्षणिक संरचना को 5+3+3+4 में डिजाइन किया गया है। अब ये 5+3+3+3+4 क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर क्या है और इसमें क्या क्या काम होगा। इस 5 में क्या होगा, ये डबल 3 में कौन कौन से लोग आएंगे और 4 में क्या क्या चीजें होंगी, इस चीज के बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं। तो नई शिक्षा नीति में 5+3+3+4 क्या है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो जो पुरानी शिक्षा नीति थी, जो 1986 की शिक्षा नीति थी, वह किस पे आधारित थी दोस्तों? तो 10+2 के अनुसार चलता था। लेकिन नई शिक्षा नीति 2020 की शैक्षणिक संरचना कैसी है? तो 5+3+3+4 के हिसाब से की गई है। और इस नीति में बच्चों की 3+8 यानी कि ये जो 5 है, इसमें 3 से 8 साल के बच्चे, और इस प्रथम 3 में 8 से 11 साल के बच्चे, और दूसरे 3 में क्या हो जाएगा, 11 से 14 साल के बच्चे, और 4 में क्या हो जाएगा, ये जो लास्ट वाला 4 है, इसमें क्या होगा, तो 14 से 18 साल के बच्चों के अनुसार 4 अलग अलग हिस्सों में इसको विभाजित किया गया है। सबसे पहले हिस्से में यानी जो 5 वाला हिस्सा है, ठीक है, यानी कि जो 5 वाला हिस्सा है उसमें प्राइमरी से दूसरी कक्षा, यानी प्राइमरी से दूसरी कक्षा के प्रथम जैसे पहले हिस्से में क्या है, प्राइमरी से दूसरी कक्षा के दूसरे हिस्से में, यानी इस 5 में क्या है, प्राइमरी से लेके कक्षा 2 के बच्चे, प्रथम जो पहला ये जो 3 है इसमें क्या होगा, तो इसमें तीसरी से 5वीं के बच्चे, ठीक। और तीसरे हिस्से में क्या होगा, तीसरे हिस्से में 8वीं से, मतलब कि तीसरे हिस्से में क्या है, 6ठी से 8वीं कक्षा के बच्चे, और चौथे हिस्से में 9वीं से 11वीं कक्षा के बच्चे को शामिल किया जाएगा। यानी जो 5+3+3 और +4 है, इसमें क्या किया जाए, इसमें प्राइमरी से लेकर क्लास सेकेंड तक के बच्चे, इसमें क्या किया जाएगा, इसमें आपका रहेंगे 3 से 5 तक के बच्चे, इसमें रहेंगे 6 से 8 तक के बच्चे, और इसमें 8 से 12 तक के बच्चों को शामिल किया जाएगा। इस तरीके से कुछ संरचना की गई है। जैसे यहां पे इस फिगर में आप देख सकते हैं कि 3 साल के बच्चे क्या होंगे, तो आंगनवाड़ी, प्री स्कूल या बाल बाटिका में जाएंगे, और प्रथम 2 ईयर मतलब इस फाउंडेशन स्टेज को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहले 3 साल के बच्चे क्या करेंगे, आंगनवाड़ी में जाएंगे, प्री स्कूल में जाएंगे और बाल बाटिका में जाएंगे। और जब 3 साल के ऊपर का बच्चा यानी 4 से 5 साल के बीच का जो बच्चा होगा वह क्लास 1 और 2 में जाएगा, और इनकी एज क्या होगी, 6 से 8 साल होगी। उसी तरीके से जो 5+3+3+4 वाला में ये वाला जो 3 वाला हिस्सा है, इसमें क्या करेंगे, इसमें जो बच्चा होगा वह 3 से 5 तक में जाएगा, और उसकी एज कितनी होगी, 8 से 11 साल निर्धारित की गई है। फिर ये जो दूसरा 3 है, जो दूसरा 3 है, उसमें क्लास 6 से 8 तक के बच्चे शामिल होंगे, और उनकी एज कितनी होगी, 11 से 14 साल होगी। और जो सबसे लास्ट स्टेज है 4, वो उसमें क्या करेंगे, उसमें क्लास 9 से 12 तक के बच्चों को शामिल किया गया है, और इसमें एज कितना है, तो 14 से 18 साल है। तो इतनी सारे स्टेज में यानी 4 स्टेज में बांटा गया है। जो इसके पहला वाला जो शिक्षा नीति थी उसको 10+2 के हिसाब से बांटा गया था, ठीक है, जो आज के समय में रेलिवेंट नहीं है। अब देखते हैं कि जो 5+3+3+4 सिस्टम स्टेज है उसमें क्या क्या चीजें होंगी। तो 5th फाउंडेशन स्टेज में क्या होगा, तो फाउंडेशन स्टेज के अंतर्गत पहले 3 वर्ष के बच्चों को आंगनवाड़ी में प्री स्कूलिंग शिक्षा लेना होगा। यानी प्रथम 3 साल के बच्चों को, जैसे इस फिगर में मैंने बताया ना कि 5 साल के बच्चे में जो प्रथम 3 साल होगा, यानी 1 से 3 साल के बच्चा होगा जो, उसको पहले आंगनवाड़ी या प्री स्कूलिंग शिक्षा लेना होगा। उसके बाद अगले 2 वर्ष में कक्षा 1 एवं 2 स्कूल में पढ़ेंगे, यानी अगले 2 वर्ष में कक्षा 1 एवं कक्षा 2 स्कूल में पढ़ेंगे, ठीक। और
इसमें 3 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों को कवर किया जाएगा। उनके लिए नया पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा और 5 वर्ष में उनका पहला चरण समाप्त हो जाएगा। अब आते हैं 3 यानी 5+3 यानी 3 प्रीपरेटरी स्टेज क्या है, तो इसमें क्या करेगा, तो इस प्रीपरेटरी स्टेज में बच्चा क्या करेगा, कक्षा 3 से 5 तक की पढ़ाई होगी और इसमें 8 से 11 वर्ष तक के बच्चों को शामिल किया गया है और यह चरण 3 वर्ष में पूरा हो जाएगा। और इस स्टेज में बच्चे को यानी कि जो प्रथम जो दूसरा स्टेज है उसमें बच्चे को क्या किया जाएगा, उसमें विज्ञान, गणित एवं कला आदि की पढ़ाई पर जोर दिया जाएगा। अब आता है मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज यानी कि 4 भागों में बांटा गया है, 5+3+3, तो जो दूसरा 3 है उसको क्या बोलते हैं, मिडिल स्टेज बोलते हैं। और मिडिल स्टेज में क्या होगा, कक्षा 6 से 8 तक की, यानी कि इस मिडिल स्टेज में कक्षा 6 से 8 तक की पढ़ाई होगी और इसमें 11 से 14 वर्ष तक के बच्चों को कवर किया जाएगा। और यह चरण कितने साल में पूरा होगा, तो 3 वर्ष में, यह जो चरण है वह 3 वर्ष में पूरा हो जाएगा। और स्टेज में बच्चों के लिए खास कौशल विकास कोर्स को भी शुरू किए जाएंगे, यानी कि जो कक्षा 8 तक का बच्चा है उसको व्यावसायिक शिक्षा यानी कि व्यावसायिक शिक्षा भी देने की बात कही गई है कि उसको व्यावसायिक शिक्षा कुछ अलग से, जैसे कि कौशल विकास, यानी कि कौशल विकास का मतलब कि कोई एक ऐसी चीज सिखाई जाए जिससे वो रोजगार भी हासिल कर सके क्लास 8 तक जाते जाते। ठीक है, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो क्लास 8 के बाद क्या होता है, पढ़ाई छोड़ देते हैं किसी भी कारणवश से। इसीलिए क्लास 8 के बच्चों को ऐसी कोई कौशल विकास सिखाया जाएगा, ऐसा कोई एम्प्लॉयमेंट वाला रोजगार कोर्स कराया जाएगा जिससे वो आगे चल के अगर पढ़ाई छोड़ भी देते हैं तो कोई ना कोई अपना रोजगार कर सके। इसीलिए क्या किया गया है कि मिडिल स्टेज में खास कौशल विकास कोर्स भी शुरू किए जाएंगे। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। अब आता है 4th स्टेज यानी कि सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज में क्या होगा, कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई होगी जो कि 14 से 18 वर्ष तक के उम्र के बच्चों को कवर किया जाएगा और यह चरण 4 वर्ष में पूरा होगा। और इस स्टेज में बच्चों को अपने विषय का चयन करने की आजादी होगी, यानी कि 11 से 12 में पढ़ने वाला बच्चा अपना कौन सा विषय ले सकता है उसकी आजादी होगी। वो मैथ लेना चाहता है यानी कि साइंस लेना चाहता है या आर्ट लेना चाहता है या बीकॉम लेना चाहता है, वो अपना चुन सकता है। ठीक है, तो ये है नई शिक्षा नीति और ये है 5+3+3+4 का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब देखते हैं कि नई शिक्षा नीति के प्रमुख बिंदु और विशेषताएं क्या क्या हैं और यहां से क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। तो देखिए, एनईपी 2020 के अंतर्गत 5वीं कक्षा तक के छात्रों को मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रभाषा में ही अध्ययन करवाया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि आप केरला से हो, ठीक हो, और आप अपनी पढ़ाई यानी अभी फर्स्ट क्लास में हो और मान लीजिए एक बच्चा फर्स्ट क्लास में है और एक बच्चा है अपना 5th क्लास में। ठीक है, तो उस बच्चे को जो शिक्षा दिया जाएगा वो केरला में जो उसकी मातृभाषा चल रही होगी, केरला में जनरली मातृभाषा ही इंग्लिश है, तो वहां पे इंग्लिश में ही पढ़ाई करवाई जाएगी। लेकिन बच्चा क्या है, बच्चा है यूपी का और वह 1 से लेकर 5th तक की पढ़ाई किस भाषा में करेगा, तो हिंदी भाषा में करेगा, क्योंकि यूपी की मातृभाषा क्या है, तो यूपी की मातृभाषा आपकी हिंदी है, इसलिए हिंदी में वो बच्चा पढ़ाई करेगा। तो एनईपी 2020 के अंतर्गत 5वीं कक्षा तक के छात्रों को मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रभाषा में ही अध्ययन करवाया जाएगा। ठीक है, और भाषा के चुनाव के लिए छात्रों पर कोई बाध्यता नहीं होगी, यानी आप ये बाध्य नहीं कर सकते कि यूपी का बच्चा इंग्लिश में ही क्लास 1 से लेकर 5वीं तक की पढ़ाई करे, ये आप नहीं कर सकते, यानी भाषा की बाध्यता आप नहीं रख सकते। बच्चा जिस भाषा में सीखना चाहता है, अगर वो स्थानीय भाषा में सीखना चाहता है तो आपको स्थानीय भाषा में ही सिखाना होगा। और उनके लिए संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं को पढ़ने के विकल्प भी मौजूद रहेंगे। ठीक है, और कक्षा 10 तक की यानी कक्षा 10 की जो बोर्ड की अनिवार्यता है उसको खत्म कर दिया। अब देखिए यहां पे ये समझने वाली बात है कि ये कह रहा है कि कक्षा 10 बोर्ड की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया। इसका मतलब ये नहीं है कि बोर्ड एग्जाम होगा नहीं, बोर्ड एग्जाम होगा, लेकिन जो
पहले जिस तरीके से अनिवार्य होता था कि नहीं आपको पास करना ही पड़ेगा, बोर्ड एग्जाम को जिस तरीके से 10th के बोर्ड एग्जाम को जिस तरीके से हवा लिया जाता था, पहले लोग कहते ना कि 10th जो बोर्ड है वह लकड़ी का दरवाजा है, 12th बोर्ड है जो लोहे का दरवाजा है, ठीक है। यानी 10th बोर्ड थोड़ा सा आसान है लेकिन 12th बोर्ड उससे भी कठिन होता है। तो उसी तरीके से यहां पे इसमें एनईपी 2020 में क्या किया गया है, कक्षा 10 की बोर्ड की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। लेकिन यह नहीं कि बोर्ड एग्जाम होगा, नहीं, बोर्ड एग्जाम होगा लेकिन उसकी अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है और अब छात्रों को सिर्फ 12वीं की परीक्षा देनी होगी, ठीक है। इस चीज को आप याद रखेंगे। और जो ग्रेजुएशन होगा, पहले ग्रेजुएशन कितने साल का होता था, 3 साल का, चाहे आप बीकॉम करिए, चाहे आप बीएससी करिए, चाहे आप आर्ट से बीए करिए, वो कितने साल का होता था, 3 साल के। लेकिन अब एनईपी 2023 के अनुसार, एनईपी 2020 के अनुसार ग्रेजुएशन की डिग्री 3 और 4 वर्ष की होगी, ठीक। 1 वर्ष की पढ़ाई करने के बाद, मान लीजिए कि आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लिए, ठीक है, किसी भी बीए में, बीएससी में अगर आपने एडमिशन लिया और किसी कारणवश आपने 1 साल के बाद वो पढ़ाई छोड़ दी, तो 1 वर्ष पढ़ाई करने के बाद यदि छात्र पढ़ाई छोड़ देता है और फिर दोबारा अपनी पढ़ाई जारी करने का मन बनाता है तो वह अपनी पढ़ाई वहीं से प्रारंभ कर सकता है। पहले ऐसा नहीं था। अगर मान लीजिए कि आपने बीएड में एडमिशन लिया, बीए में एडमिशन लिया और 1 साल आपने पढ़ाई की और उसके बाद से छोड़ दिया, ठीक है, तो अब आप जब दोबारा जाओगे तो फिर से आपको बीए फर्स्ट ईयर में ही एडमिशन कराना पड़ेगा, आपका सेकेंड ईयर से एडमिशन नहीं होगा। लेकिन अब ऐसा क्या किया गया है कि अगर मान लीजिए कि आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया और किसी कारणवश अपनी प्रथम साल की पढ़ाई करने के बाद आपने छोड़ दिया, लेकिन अब आपको लगता है कि नहीं मुझे अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है, तो आप क्या करेंगे, आप वहीं से, मतलब कि आपको अब फिर से दोबारा बीए का फर्स्ट ईयर नहीं देना पड़ेगा, आपको सेकेंड ईयर से आपका काम चल जाएगा, यानी सीधे आपका एडमिशन अब किस में होगा, सेकेंड ईयर में कराया जाएगा, ठीक है, जहां से अपनी पढ़ाई को छोड़ा था, यानी कि जहां से आप अपनी पढ़ाई को छोड़े थे वहां से चीजों को कवर कर पाएंगे, ठीक। और छात्रों को कॉलेज के पहले की पढ़ाई पूरी हो जाने पर सर्टिफिकेट दिया जाएगा। यानी कि अगर मान लीजिए कि आपने ग्रेजुएशन किया और पहले साल आपने ग्रेजुएशन पास कर लिया, यानी बीएससी फर्स्ट ईयर आपने पास कर लिया, तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। दूसरे वर्ष पर डिप्लोमा दिया जाएगा, ठीक, और तीसरे और चौथे वर्ष को डिग्री दी जाएगी। यानी कि अगर आपने तीनों साल या चारों साल अगर पूरा अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तब आपको डिग्री दी जाएगी। अगर 2 साल में आपने 2 साल में ही अगर आपने छोड़ दिया उस कोर्स को तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा, यानी डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा। और अगर आपने पहले साल में ही पढ़ाई छोड़ दी तो आपको सर्टिफिकेट उसका दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखना है। और 3 वर्ष की डिग्री उन छात्रों के लिए होगी जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं लेनी है। यानी कि देखिए अब ग्रेजुएशन का सिस्टम कैसा है, तो ग्रेजुएशन का सिस्टम है 3 से 4 साल। तो अगर मान लीजिए आपको 3 साल वाला कोर्स करना है, 3 साल वाला ग्रेजुएशन करना है, तो आपको हायर एजुकेशन नहीं दिया जाएगा, यानी हायर एजुकेशन नहीं लेना होगा। लेकिन अगर आप 4 साल वाला कोर्स लेते हैं, यानी 4 साल का ग्रेजुएशन करते हैं, तो आपको हायर एजुकेशन की डिग्री लेनी होगी। जबकि हायर एजुकेशन करने वाले छात्रों को 4 साल की डिग्री लेनी होगी। इस चीज को आप समझ पा रहे हैं कि 3 वर्ष की डिग्री उन छात्रों के लिए होगी जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं लेनी है, जबकि हायर एजुकेशन करने वाले छात्रों को 4 साल की डिग्री लेनी होगी। और 4 साल की डिग्री लेने वाले स्टूडेंट को 1 वर्ष में एमए कर पाएंगे। यानी कि अगर मान लीजिए कि आपने 4 साल में ग्रेजुएशन किया, ठीक है, 4 साल का आपने बीएससी, बीकॉम या एमए किया है, तो आपको अगर वो 4 साल वाला कोर्स किए हैं तो आपको 1 साल में एमए करा दिया जाएगा, ठीक। और एनईपी 2020 के तहत क्या किया गया है, एमफिल की अनिवार्यता को क्या कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। यानी कि जो अब एमफिल कराया जाता, पहले एमफिल होता था ना, पीएचडी, एमफिल, पता नहीं क्या क्या, तो एमफिल की अनिवार्यता को एनईपी 2030 के तहत क्या कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है, ठीक है। और एमएस के छात्र सीधे ही पीएचडी कर सकते हैं। पहले आपको पीएचडी करने के लिए क्या करना पड़ता था, शायद एमफिल करना पड़ता था, ठीक है। लेकिन अब एमफिल की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। अब एमए के बाद आप सीधे पीएचडी कर पाएंगे, तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे, ठीक। और यदि कोई अपने कोर्स को बीच में से किसी दूसरे कोर्स में शामिल होना चाहता है तो वह सीमित समय के लिए ब्रेक लेकर अपना कोर्स बदल सकता है। जैसे कि एनईपी में यह भी बात कही गई ना कि अगर मान लीजिए कि आप भले ही आर्ट्स बीए कर रहे हैं,
लेकिन आपको मैथ सब्जेक्ट से प्यार है, आपको मैथ की भी पढ़ाई करना है, तो आप भले आप बीए कर रहे हैं लेकिन आप अपना एक सब्जेक्ट मैथ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो वही ये बात कह रहा है कि यदि कोई अपने कोर्स के बीच में से किसी दूसरे कोर्स में शामिल होना चाहता है कि तो इसमें यह भी किया गया था कि आप एक साथ 2 डिग्रियां भी ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि हम कोई और भी डिग्री साथ साथ में ले तो ले सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, तो बीच में ब्रेक लेकर उस कोर्स को बदल सकता है। स्कूली बच्चों को, यानी जो स्कूल में बच्चे हैं उनको खेलकूद, ठीक है, यानी कि उनको क्या कराया जाएगा, उनको खेलकूद, योग, नृत्य, मार्शल आर्ट, बागवानी समेत अन्य शारीरिक गतिविधियों से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अब देखिए, यह हो गया नई शिक्षा नीति, जिसके कुछ बुनियादी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिसको आपको जानना जरूरी है और यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो जो जो चीजें मैंने हाईलाइट किया है उस चीज को एक बार आप लोग जरूर देख लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन बनेगा, ठीक। अब नई शिक्षा नीति कब से लागू होगी इसके बारे में देख लेते हैं। तो केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति को वर्ष 2020 से ही शुरू कर दिया है, यानी केंद्र सरकार ने 2020 से ही इसको शुरू कर दिया है। अब राज्य सरकार की अनुमति से इसे राज्यों में लागू किया जाएगा। कर्नाटक और मध्य प्रदेश, जैसा मैंने बताया ना कि कर्नाटक और मध्य प्रदेश ने नई शिक्षा नीति को अपनाने में राज्य में मतलब नई शिक्षा नीति को अपने राज्यों में क्या कर दिया है, लागू कर दिया गया है और जल्द ही अन्य राज्यों से भी इसे अपने राज्यों में लागू कर देंगे। नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है, तो अभी मैंने बताया आपको कि कर्नाटक है। कर्नाटक जो है नई एजुकेशन यानी कि एनईपी 2020 लागू करने वाला पहला राज्य है, ठीक है। उसी तरीके से नई शिक्षा नीति 2020 कौन कौन से राज्य में लागू की जा चुकी है, तो अभी तक कर्नाटक और मध्य प्रदेश सरकार ने नई शिक्षा नीति को लागू कर दिया है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में बात करें, उत्तर प्रदेश के, तो उत्तर प्रदेश में नई शिक्षा नीति लागू कब होगी, तो उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी एवं निजी विश्वविद्यालयों में संचालित 3 विषय वाले सभी 3 वर्षीय पाठ्यक्रम में सत्र 2021-22 से ही नई शिक्षा नीति 2022 लागू कर दी जाएगी और 4 वर्षीय स्नातक यानी कि यूजी सहित स्नातकोत्तर यानी कि पीजी के पाठ्यक्रम में सीबीएसई आधारित नया पाठ्यक्रम भी नए सत्र से लागू कर दिया जाएगा, यानी 2022-2023 से लागू कर दिया जाएगा। इसके अलावा बीए एवं बीएससी ऑनर्स और एक विषय स्नातक में भी सीबीएसई सत्र 2022-2023 से लागू किया जाएगा। तो ये था दोस्तों एनईपी 2020 जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था और लगभग 22 मिनट के वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट मैटर बन सकता था वो सभी मैंने आपको कराने की कोशिश किया है। आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी और आप अच्छे से समझ पाए होंगे कि एनईपी 2020 क्या है, एनईपी 2020 के तहत 5+3+3+4 का कॉन्सेप्ट क्या है, एनईपी में क्या क्या नए प्रावधान किए गए, एनईपी 2020 क्यों लाया गया, 1986 की व्यवस्था से क्या क्या इसमें चीजें अलग हुई हैं, ये सब चीजें आपको पता चल गया होगा और यहां से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। इसलिए ये आपका एग्जाम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो चीजों को समझ पाएंगे और इतने कम वीडियो में, इतने कम समय के वीडियो में आप आसानी से चीजों को समझ पाएंगे। इसको बार बार आप रिवीजन कर सकते हैं वीडियो के माध्यम से भी, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। हो सकता है अगला टॉपिक आपका RTE 2009 या आपका पॉस्को एक्ट हो, जो भी होगा कल के वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो चलते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।